गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पेज टॉक्स विद योगेश माहेश्वरी। आज हम कार सेक्टर के एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मोस्ट अवेटेड था। और मोस्ट अवेटेड इसलिए भी था क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा था। काफ़ी बड़ा, कितना बड़ा? 25,000 करोड़। जी हाँ, लास्ट आया था पेटीएम का 21,000 करोड़, उसके बाद 25,000 करोड़ का आईपीओ, जो कि बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। और इस इश्यू को देखते हुए काफ़ी लोग उत्साहित भी हैं, लेकिन वहीं सेकंड जगह बात करें तो इस इश्यू से कई लोगों को इश्यू भी है। तो कौन सा है वो आईपीओ? आइए चलो बात करते हैं। इंडियन कार मार्केट की अगर बात की जाए तो तीन कंपनियां मार्केट लीडर बनी बैठी है। फर्स्ट नंबर पे मारुति सुजुकी, जो कि 40% के आसपास अपना मार्केट शेयर लेके बैठी है। और दूसरी नंबर वहीं बात करें तो हुंडई मोटर्स, जो कि 14% का मार्केट शेयर लेके बैठी है। और वहीं थर्ड नंबर पे बात करें तो टाटा मोटर्स, जो कि 12.5% के आसपास अपना मार्केट शेयर लेके बैठी है। तो अगर इन टोटल तीनों की देखी जाए तो 67% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और यह तीनों कंपनियां अपने आप में एक मार्केट में लीडर बनी बैठी है। वैसे इतनी डिटेल से तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस आईपीओ की बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड HMIL के बारे में। अब इस कंपनी की बात की जाए तो यह कंपनी मई 1996 में इंडिया में आई थी। और अगर इसको देखा जाए तो यह हुंडई मोटर ग्रुप की ही पार्ट है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के अगर ऑपरेटिंग नेटवर्क की बात की जाए तो 1366 सेल्स पॉइंट है और 1550 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर है। और कंपनी की अगर कार सेल्स की बात की जाए तो मार्च 2024 तक कंपनी ने टोटल करीबन 1,20,00,000 कार सेल कर चुकी है। और इंडिया की यह सेकेंड बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। अगर अगस्त के सेल्स डेटा देखा जाए तो बेस्ट सेलिंग कार में क्रेटा का नाम था, और जो कि हुंडई का ही एक मॉडल है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है, तो पता चल गया। और इन्हीं सारी फैक्टर्स को देखते हुए स्ट्रेंथ तो सारी देख लिए। अब बात करते हैं वीकनेस के ऊपर कि कंपनी की क्या क्या वीकनेस है। तो अगर वीकनेस की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर वीकनेस आती है हाई कंपटीशन। अब इस पूरे सेक्टर में कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, और जिसमें दो कंपनियां हैं जो किसी को आगे निकलने नहीं दे रही। फर्स्ट नंबर है मारुति सुजुकी और सेकंड नंबर है टाटा मोटर्स। ये दोनों ही कंपनियां इतने मॉडल्स निकाल रही है जिसमें कस्टमर खुद कंफ्यूज हो जाता है। और इनके प्राइस बैंड भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, और यह हर प्राइस बैंड के लिए एक एक कार बना रखी है इन्होंने। कस्टमर इनसे बाहर जा ही नहीं पाता है। तो इनके लिए मेन चैलेंज तो है हाई कंपटीशन। सेकेंड वीकनेस है लिमिटेड ईवी लाइनअप। तो अगर देखा गया हो तो हुंडई मोटर्स ईवी के सेक्टर में स्लोली ग्रो कर रही है, एकदम फास्टली मूव नहीं कर रही है। और आने वाला फ्यूचर अगर देखा जाए तो ईवी सेगमेंट का है। तो इस बारे में कंपनी का थोड़ा स्लो डाउन है, तो आगे चल के मुसीबतें देखने को मिल सकती है। तीसरी वीकनेस इसकी मानी जाती है परसेप्शन। इस कंपनी की एक परसेप्शन बनी हुई है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बड़ा हाई है। अब है या नहीं है वो तो लेने वाले को पता है, लेकिन एक परसेप्शन पूरे मार्केट में फैल चुकी है। तो लेने वाला तो एक बार लेता है, लेकिन मेंटेनेंस तो क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयर बेसिस या ईयरली बेसिस कराना ही पड़ता है, जो कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो इसको लेकर काफ़ी लोग चिंता में रहते हैं, और कुछ लोग इसलिए भी नहीं खरीद पाते क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। फोर्थ अगर वीकनेस की इसकी बात की जाए तो वो है सप्लाई इश्यू। सप्लाई इश्यू मीन्स ये है कि शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर हो सकता है, काफ़ी कंपनियों का होता है। और रॉ मटेरियल में भी शॉर्टेज होना, जो कि काफ़ी कंपनियां फेस करती है। तो यह होती है, तो इसकी फ्यूचर ग्रोथ में इसकी क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। इस इश्यू की अगर बात की जाए तो 25,000 करोड़ का इश्यू होगा, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू होगा। और अगर बात की जाए शेयर ऑफर की तो 14.22 करोड़ शेयर ऑफर किए जाएंगे। और बात की जाए डेट्स की तो टेंटेटिव डेट 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के आसपास आने का अंदाजा चल रहा है। अब बात करते हैं इसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये 10 रुपये की फेस वैल्यू पे इशू आ रहा है। और शेयर ऑफर्स की बात करें तो QIB को शेयर ऑफर किए 50%, रिटेलर को किए हैं 35%, और HNI को किए हैं 15%। आइए बात करते हैं इस कंपनी के फिनेंशियल्स के ऊपर। इस कंपनी के अगर फिनेंशियल्स देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और काफ़ी अट्रैक्टिव लगने के पीछे रीज़न भी है इनकी ग्रोथ। और जैसा अगर देखा जाए तो अभी तक का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, दिसंबर 2023 तक का ही डेटा अवेलेबल है। बट हम बात करते हैं 22-23 की कंपैरिजन में। अगर 22-23 की कंपैरिजन में बात की जाए तो रेवेन्यू 22 में था 48,000 करोड़, जो कि 23 में बढ़ के हो गया 61,500 करोड़। 28% की ग्रोथ रेवेन्यू में। और वहीं अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2022 में प्रॉफिट था 2,900 करोड़, जो कि 2023 में बढ़ के हो गए 4,700 करोड़,
जो कि 62% की CAGR की ग्रोथ से, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो अभी प्री IPO 100% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और अगर रजिस्ट्रार की बात की जाए तो हुंडई का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी है। अब ये सारी डिटेल तो हो गई जो DHRP में ऑलरेडी फिल है। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे हैं जो DHRP में मिलेंगे ना कहीं और मिलेंगे, लाइक इसका प्राइस बैंड क्या होगा। तो मार्केट जैसा अंदाजा लगा रहा है और हमारा जैसा अंदाजा है तो 1500 से 2000 के बीच में इसके आने का अंदाजा है। और जो कि करंटली GMP है 400 रुपये, तो 25 से 35% के बीच में इसका लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा मार्केट कैप पे, तो इसकी मार्केट कैप कितनी है। तो जैसा कि मार्केट में अंदाजा लगाया जा रहा है तो इसकी मार्केट कैप 1.25 से 1.5 लाख करोड़ के बीच है। और अगर इश्यू की भी बात की जाए तो ये अपना 16 से 20% तक का इश्यू मार्केट में डाल रही है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि 25,000 करोड़ का IPO है, क्या ये फुल सब्सक्राइब होगा। जी हाँ दोस्तों, जरूर होगा। आजकल तो मार्केट में SME IPO को 25,000 करोड़ से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये तो फिर भी मेन बोर्ड IPO है और हुंडई कंपनी का है, तो 25,000 करोड़ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, फुल टाइम सब्सक्राइब होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या इसका रिटेल कोटा फुल्ली सब्सक्राइब होगा और उसके लिए कितनी एप्लीकेशन चाहिए। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा लगा रहा है और बजाज हाउसिंग का जैसे IPO देखा तो 88 लाख एप्लीकेशंस आई थी रिटेल में। और इस IPO को 58 लाख एप्लीकेशन चाहिए वन टाइम सब्सक्राइब होने के लिए, तो फुल्ली सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं लगता। बात करते हैं फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। हर जगह जैसे कि सुनने को मिल रहा है इतना बड़ा इशू है, कहीं या पेटीएम या LIC तो नहीं बन जाएगा। मैंने भी सुना है और आपने भी सुना होगा। हर कोई बड़ा साइज का इशू देख रहा है बट रीज़न नहीं देख रहा है कि LIC और पेटीएम में क्या हुआ था जिसके कारण इतना नीचे गिर गया। पेटीएम का तो मेनली है उसका लॉस, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो लॉस पे लॉस कर रही है, तो लॉस मेकिंग में तो नीचे जाना स्वाभाविक बात है। और उसका प्राइस बैंड भी ऐसा ही था, 2200 रुपये पे लॉस मेकिंग कंपनी अपना इश्यू ला रही है तो नीचे जाना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हर कोई लेने से पहले शेयर उसकी बैलेंस शीट चेक करता है। सेकंड बात करते हैं LIC के ऊपर। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा LIC तो इतनी प्रॉफिटेबल है, फिर क्यों शेयर नीचे पे नीचे नीचे जाता रहा। तो उसका भी एक रीज़न है। मार्केट की अगर बात की जाए तो LIC 21,000 करोड़ का इश्यू लाया था। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो उसने अभी मार्केट में 3.5% ही अपना स्टेक डाला था। तो 3.5% स्टेक डाला, और जैसा कि सेबी का रूल है किसी भी कंपनी को अपना इश्यू का 75% विद इन 3 ईयर में करना पड़ेगा। जो मैंडेट है 25% उसको मार्केट में 3 साल के अंदर अंदर डालना जरूरी है, जो कि अब रूल चेंज हो चुका है LIC के लिए। LIC के लिए 10 साल हो गए क्योंकि इतना बड़े साइज का इशू है और बढ़ भी नहीं रहा था। और इसी की वजह से ही बाद में LIC के शेयर में रैली देखने को मिली है। तो LIC का तो ये रीजन था कि 3.5% स्टेक मार्केट में डाला था, तो 21.5% तो डालना बाकी था। और 3 साल में 21.5% मार्केट सहन नहीं कर पाता, तो इसलिए उसको रिस्पॉन्स कम मिला और शेयर गिरता ही रहा। तो LIC का भी अपना अलग रीजन है। साइज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क फैक्टर से पड़ता है, क्या क्या डेटा फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने सारी डिटेल्ड में बात की हुंडई के बारे में और इसके सारे वीकनेस और स्ट्रेंथ सारी देख ली है। इसमें कोई भी कमी पेशी रही हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू।